हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। फिजिक्स की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस और उसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं जिनकी वीडियोस ऑलरेडी लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से प्रीवियस क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं और एक सीक्वेंस से बेस से पढ़ते आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक झलक रिवीजन गॉस लॉ के बारे में हमने जो पढ़ा है। गॉस लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर एक हमारे पास कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, उसके भीतर कोई चार्ज रखा है, इनसाइड चार्ज रखा है, तो द टोटल सरफेस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, और वो क्यू कहाँ का होना चाहिए? इनसाइड का। तो लिखा था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो क्यू अकेला नहीं होता था, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो हम उसको जोड़ लेते हैं और चार्ज ऐड होता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव टेल्ड यू दैट द चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव इन नेचर। चार्ज अदिश भी है और योगात्मक भी होता है, यानी चार्ज ऐड होता है साइन के साथ। तो इस हिसाब से फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। वैसे हम जानते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स बताना हो तो वी हैव अनदर फार्मूला, और वो फार्मूला है फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अरे याद है नहीं याद है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये हमने पढ़ा है ना। किसी भी सरफेस से क्लोज बॉडी हो जाती है तो आप एक सर्कल बना देते हैं और वो ये हो जाता है। ठीक है, गॉस लॉ में आप यही यूज करेंगे। रिमेंबर माई पॉइंट, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ ओनली एग्जिस्ट फॉर 3D बॉडीज, क्लोज बॉडी, इसलिए गॉस लॉ के लिए सर्कल जरूर लगाओगे। जहां गॉस लॉ लगाओगे वहां सर्कल लगेगा। क्लियर है? तो ये हो गया। यहां पर ई क्या है भाई? ई क्या है? ई क्या है? ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यही आया था। ये तो हो गया नॉर्मल फार्मूला गॉस लॉ का। स्टैंडर्ड हमने सीखा था गॉस लॉ जिन्होंने बताया है टोटल चार्ज का क्यू अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कि अंदर के सारे चार्जेस को जोड़ करके बना रहे हैं। तो फ्लक्स का पहला फार्मूला क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक जनरल फार्मूला क्लोज इंटीग्रल फॉर क्लोज बॉडीज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? दो खास बातें। चार्ज कहाँ का है? अंदर का, केवल अंदर का चार्ज है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू all the charges whether it is inside or outside of the surface, it doesn't matter। चार्ज का पोजीशन मैटर कराता है फ्लक्स पर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैटर नहीं कराता। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के द्वारा ली जाएगी। रिमेंबर माय पॉइंट। अच्छा, ये हो गया हमारे लिए गॉस लॉ का कुछ खास बात। ठीक है, ये किसके हैं? फॉर बाई ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस के द्वारा, वेदर इट इज प्रेजेंट इन आउटसाइड और इनसाइड बॉडी, कहीं भी प्रेजेंट हो। अच्छा, गॉस लॉ कंप्लीट हो गया। किसी भी सरफेस के लिए एग्जांपल भी देखा गया था। आई होप याद होगा, एग्जांपल्स आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास ये कोई है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, और अगर हम इसके किसी कहाँ पर रख दें? फेस पर, किसी फेस पर रख देते हैं। अब फेस पे रखोगे तो आप सोचो, अगर आपने कोई फेस पे चार्ज रखा है तो गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज बॉडी होनी चाहिए। और आपने जो चार्ज लिया है वो चार्ज कहाँ रखा है भाई? सरफेस पर। दिस इज सपोज दिस इज क्यूब जो यहाँ मैंने बनाया है। अब आपने क्या किया? जो चार्ज लिया उसके सरफेस पर, नजर आ रहा है, सरफेस पर ऐसा चार्ज रख दिया है। अब सोचो, ये चार्ज ओपन है कि क्लोज? आधा खुला है, आधा बंद है। तो आधी फील्ड लाइंस नीचे जा रही हैं, आधी ऊपर जा रही है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस सरफेस, दिस बॉडी, आप कहेंगे टोटल, मतलब आधा तो ऊपर जा रहा है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहोगे? नहीं, क्योंकि चार्ज अंदर नहीं है। चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड करता है फ्लक्स, इसलिए ये जो फ्लक्स आएगा क्या आएगा? अगर सोचो ऐसा ही एक और क्यूब ऊपर से रख दिया जाए, एक और स्लाइड ऊपर से रख दें, तो क्या ये पैक हो जाएगा? पैक हो जाएगा। और पैक हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस पैक्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आपने तो आधा सरफेस हटा दिया तो फ्लक्स क्या आधा ही जाएगा। तो अगर फेस पर रख दोगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर किसी फलक पे रखा होगा, किस पर रखा होगा? फलक पर रखा होगा। तो चलो, पहला हो गया। अच्छा, ये हो गया, आई होप समझ में आया होगा। दूसरा, मान लो मैंने किसी साइड पे रख दिया, यहाँ पर, यहाँ से देखो, इस साइड पर चार्ज रख दिया, इस साइड पर ये रख दिया चार्ज। अब अगर मैंने चार्ज यहाँ रख दिया तो
फिर और पूछा मैंने, बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो दिमाग आया कि एक काम करें, अगर चार्ज, गॉस क्या बताते हैं, चार्ज कैसे भी रखा हो क्लोज होना चाहिए, चार्ज को क्लोज करना है, इनसाइड लाना है। चार्ज को इनसाइड लाने के लिए एक तो यहाँ है, मतलब एक तरफ से ढका है, कवर्ड है, एक काम करें सर, एक क्यूब और लेकर के आए क्यूबॉइड और बगल से लगा दें, लग गया, फिर हो गया पैक। अरे नहीं, अभी ऊपर तो खुला ही है, इधर भी खुला ही है, अब चार्ज इधर से ओपन है, इधर से ओपन है, दोनों साइड से। फिर दिमाग में आया कि अगर सर 2 क्यूब और लाएं क्यूबॉइड और ऊपर से रख दें, तो क्या वो फुल्ली पैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और जब ये फुल्ली पैक हो जाएगा तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस फुल्ली पैक्ड सरफेसेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपके पास आपने कितने क्यूब लगाए, 1 तो था ही, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 पीसेस हैं, और आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ओनली दिस पीस, तो आपका आंसर आएगा सर 1/4 ऑफ द होल सिस्टम। सो दिस इज द फ्लक्स। अगर आपके किसी साइड पर रखा हो, यानी किसी भुजा पर रखा हो, भुजा के बीच में, तो आप कहेंगे Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पाई कहाँ से आ गया, वो 4 वाले में फील चल रहा है ना, फ्लो में आ गया, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और चीज, अगर सर हम ऐसे ना रखें, अब आपके मन में आया होगा, अगर हम सर वर्टेक्स पे रख दें, कोने पर, शीर्ष पर रख दें, यहां पर, सोचो अब क्या करोगे, एक क्यूब इधर से लगाओगे, एक इधर से लगाओगे, एक इधर से लगाओगे, पैक हो गया, नहीं वो तो अभी ऊपर है, 1 2 3 और ये चौथा 4 तो हो गया, अभी ऊपर पूरा खुला है, तो क्या 4 ऊपर से भी लगाओगे, तो टोटल कितना क्यूब लगा इस पॉइंट को ढकने के लिए, टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस चार्ज। सिंस अगर आप वर्टेक्स यानी शीर्ष मतलब कोने पर रख देते हैं, वर्टेक्स पर रख देते हैं, तो आपका आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई, क्लियर है, तो ये हो गया आपका फ्लक्स। उसके आगे चलें, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं भाई, है ना, और एग्जांपल भी कर सकते हैं, जैसे कोई स्फीयर ले लो, स्फीयर है 3D मतलब, हाँ स्फीयर, सर्किल नहीं है, और आपने इसके सेंटर पे रख दिया, सेंटर पे कोई चार्ज प्लस Q रख दिया, बताओ प्लस कितना निकलेगा, इससे कितना फ्लक्स जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने काट के आधा सर्कल कर दिया, सेंटर पर रखा है, काट के इसको आधा स्फीयर बना दिया, अब आधा स्फीयर बनाया तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आधा तो पहले पैक था और पैक सरफेस को आपने काटा है, और चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। तो याद रखिएगा, कोई भी सिमेट्रिक बॉडीज होगी, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, अगर इसके सेंटर पे चार्ज रखा है तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस सरफेस इज ऑलवेज सेंटर के अंदर, बॉडी के अंदर रखा हो तो हमेशा क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही लोकेशन चेंज करते हो तुरंत फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये गॉस लॉ का ये न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे हम बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई चार्ज सोचो अंदर रखा हो तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्यूब के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये चार्ज है और इसके केवल एक फ्लक्स से, केवल एक फेस से, ये देखो ऐसे कोई स्क्वायर प्लेट है और चार्ज जो है इससे ऊपर हवा में इतनी दूरी पर रखा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये बताओ कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा। तो आप कहेंगे इसको कवर करने के लिए 1 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 फेसेस चाहिए। इसको कवर करने के लिए टोटल 6 फेसेस चाहिए। इसका मतलब है एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। भाई अरे टोटल से निकल रहा है, टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेस से आउट फ्लक्स, 6 फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस पूछा, केवल इस फेस से कितना निकल रहा है, तो एक फेस के लिए क्या करोगे भाई, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप हो जाएगा, एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आएगा। ओके, अब चलते हैं हम आगे ऐसे कुछ गॉसियन सरफेस की ओर। ठीक है, उतार लीजिए।
अच्छा, तो हमने अभी जाना कि अगर कोई क्लोज बॉडी होती है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट अगर चार्ज खुला रखा हो, ओपन रखा हो एकदम, जैसे कि अभी अभी आपके पास मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली या स्क्वायर प्लेट लिया और इस प्लेट के ऊपर कहीं चार्ज रखा था, ऊपर कहीं Q चार्ज रखा था। मैंने कहा बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, गॉस लॉ लगाओ। अब दिमाग में आया अरे राम राम, इस कैसे बताएं इसको, इससे निकलने वाला फ्लक्स, दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर क्या किया गया, तो लिया गया गॉस लॉ की मदद, और गॉस लॉ का एक समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करा गया, और वो क्या है कि आपने इस चार्ज को क्लोज किया। क्या वाकई में क्लोज किया कि इमेजिनरी किया? इमेजिनरी किया, वाकई में क्लोज नहीं किया। कैसे किया? इमेजिनरी किया। इसका मतलब अगर चार्ज को इमेजिनरी क्लोज कर रहे हो तो जो लूप बना रहे हो या जो भी बना रहे हो, जैसे कि स्फीयर बना लिया, ठीक है, और ये मैंने कहा यहाँ चार्ज रखा है, बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आपने कहा झटपट आंसर दिया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया? क्योंकि आपने ऊपर एक स्फीयर बनाया। ये जो इमेजिनरी बना रहे हो, यहाँ जो इमेजिनरी बनाओगे, इस इमेजिनरी सरफेस को, क्योंकि ये 3D तो है, क्लोज भी है, क्लोज करने के काम आ रहा है, ये इमेजिनरी सरफेस आपका जाना जाता है गॉसियन सरफेस के नाम से। कैसा सरफेस? गॉसियन सरफेस। और आपको इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है, तो आप टोटल से फ्लक्स पता कर लेते हो, उसके बाद जो शेप देख लेते हो, आधा है या 1/4 है, क्वाड्रेटर है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हो। ऐसे सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बारे में क्या समझ में आए कि सर ये सबसे पहला तो हमारे लिए इमेजिनरी, काल्पनिक ही तो है, इमेजिनरी सरफेस है, साथ ही साथ 3D है और क्लोज भी है, बंद भी है। काल्पनिक पृष्ठ तो है ही, है ना, काल्पनिक है, त्रिविमीय है और बंद पृष्ठ है, ये होता है गॉसियन सरफेस। और इसके बारे में खास क्या कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो आपने बना रहे हैं, आप ऐसे नहीं बना रहे हैं आड़ा टेढ़ा, है ना इसको क्लोज करना था तो एकदम अच्छे से एक बढ़िया सा सरफेस बनाया। कोशिश एक रखा आपने कि हम जैसा बनाएं सिमेट्रिकल ही रहे, इसके जैसा। तो गॉसियन सरफेस के बारे में और क्या कह सकते हैं भाई, और क्या कह सकते हैं कि सर ये होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल होना चाहिए मतलब सममित होना चाहिए। सममित होने का क्या फायदा है? सोचो, क्या इसका एरिया आसानी से निकाल पाओगे? और इसका, ये डिजाइन का नहीं। इसलिए सिमेट्रिकल होने का फायदा क्या होता है कि इसका एरिया हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E.dA में हमारा मुख्य जो कार्य होता है, मेन टास्क होता है, वो क्या होता है? कैलकुलेट द एरिया। समझ आ रहा है कुछ कुछ? तो सिमेट्रिकल लेने का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिकल लेने का जो यूज है वो यही है कि उसका एरिया फाइंड आउट करना, यानी क्षेत्रफल जो है उसका एरिया, एरिया इज अवेलेबल, एरिया इज अवेलेबल, एरिया जो है वो अवेलेबल हो, एरिया इज अवेलेबल इजिली, बहुत ही आसानी से पता चल जाए। समझ रहे हो ना? जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकें, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए आसानी से, इजिली, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना, वो 9th 10th वाले फार्मूले से हो जाए। कुछ कुछ समझ आया? गॉसियन सरफेस क्या होता है? इमेजिनरी होता है, 3D होता है, क्लोज होता है, सिमेट्रिकल और सममित होता है, जिसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाता है। और एक कॉमन पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता पॉइंट आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा जब एम्पियर सर्किट और लॉ पढ़ाया जाएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बिल्कुल ऐसे इसमें आपने क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल करते हैं, पृष्ठ समाकलन लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। वहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल किया जाएगा, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आगे ऐसा पढ़ना है हम सबको, ठीक है। तो उसमें भी एक खास पॉइंट बताया जाएगा जो कि सेम मिलता जुलता है, उसको ध्यान से सुनो। जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पता करनी हो, एरिया पता कर लो, ये पता लग जाएगा। किसी भी सरफेस पर वहां पर कितनी, उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया पता कर लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इक्वल कर दो, क्योंकि ये ओवरऑल E डॉट डी ए किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बाहर करो, E बाहर करो, इंटीग्रल dA, आपका मेन टास्क क्या है? इंटीग्रल dA। ये पता कर लो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर किसी के सरफेस से, किसी पॉइंट से, कोई कैसा शेप है उससे अगर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, कितना आएगा, तो उसको बताने के लिए बस एरिया निकालो और बस हो गया। बहुत आसान है, अभी आप करेंगे भी एक। तो इस हिसाब से क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज में आपके पास हो सकता है कोई लॉन्ग करंट चार्ज कैरिंग वायर हो जो चार्ज को होल्ड करके बैठी हुई है, ठीक है, और इससे किसी आर पॉइंट पर आपको पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, ऐसा कोई पॉइंट हो गया कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, पी के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये सबको पता है। डिस्क्रीट चार्ज है, टूटा हुआ चार्ज है, बिंदु चार्ज है तो बता लेंगे, लेकिन बिंदु चार्ज ये तो नहीं, ये तो लाठी चार्ज है। लाठी चार्ज अरे मतलब एक डंडा है, डंडे पे बहुत सारे पार्ट आवेश रखे हुए हैं, तार है, लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो उन सबके द्वारा अगर यहाँ पर फील्ड बतानी हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर बाय दिस फॉर्मूला। सो वी हैव टू यूज हियर गॉस लॉ एंड गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कहाँ से लेंगे सर? इसके लिए ऐसा सरफेस सोचते हैं, ऐसा सिमेट्रिकल सोचते हैं जिससे गॉसियन सरफेस किस लिए आता है? गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, 3D होता है, क्लोज। क्लोज का मतलब ये चार्ज को, चार्ज या चार्ज्ड बॉडीज को, चार्ज बॉडीज को कवर करता है। क्लोज का मतलब ढकता है, कवर करता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ कोई ऐसा चार्ज बॉडी लीजिए, सॉरी ऐसा सरफेस लीजिए जिससे ये चार्ज बॉडी क्या हो जाए, कवर हो जाए, क्लोज हो जाए, ये सारे चार्ज क्या हो जाएं, क्लोज हो जाएं। और ध्यान रहे एक चीज का, वो जो सरफेस लोगे वो वहां से गुजरे जहां पर आपको फील्ड ज्ञात करनी है, पता करनी है। तो आप कोई ऐसा सरफेस लीजिए सिमेट्रिकल, सोचिए क्या आएगा, क्या आएगा? स्फीयर लोगे, स्फीयर लोगे तो सिमेट्रिकल हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे ये वाला सरफेस कम दूरी पर है और इससे ज्यादा ये वाला सरफेस ज्यादा दूरी पर है। कोशिश करो, यहां से ये ज्यादा दूरी पर है, यहां से ये कम दूरी पर है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। फिर क्या हो सकता है? अरे अगर सोचा जाए सिलेंड्रिकल लिया जाए तो सोचो, सिलेंड्रिकल लिया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेने पर, और ये जो गॉसियन सरफेस है कहां से पास करवाया, जानबूझ के पी से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भविष्य में पता करनी होगी, आपका लूप वहीं से पास करना चाहिए। यहां पर लूप कह रहा हूं, यहां पर सरफेस कह रहा हूं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस वहां से पास करना चाहिए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। और अब ध्यान से देखो, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस सेम है, आपको बीच में नहीं दिख रहा होगा फिलहाल, बट आर रेडियस है। ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा सा बेलन है, कोई बहुत बड़ा सा बेलन है, सिलेंडर है, और सिलेंडर की एक्सिस पर कोई रॉड, कोई पॉइंट रखा है, ठीक है, कोई एक यहां से तार ऐसे बीच से गया है। अब उस तार से अगर देखोगे तो चारों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस पर उसका सरफेस प्रेजेंट है, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि यस सर, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो मैंने लिया है लाठी चार्ज, इसके लिए बेलन बहुत अच्छा गॉसियन सरफेस है, क्योंकि वो सर सिमेट्रिकल हो जा रहा है। एरिया इजिली अवेलेबल तो है ही, क्योंकि सिलेंडर लिया है हमने। कुछ समझ में आया? सोचो अगर पॉइंट चार्ज ले लूं मैं, तो जानबूझ के अगर मैं पॉइंट चार्ज ले लूं, तो आप इसके लिए बताइए कौन सा सरफेस होना चाहिए, कौन सा सरफेस होना चाहिए? सोचिए जरा। अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, क्यूब लोगे, क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लो आपने क्यूब ले भी लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्यूब लेने पर क्या हो जाएगा कि सोचो अंदर रख देते हैं, ठीक है, सोचो यहां से ये ज्यादा दूर है और ये कम दूर है, सिमेट्रिकल नहीं हो गया, बट क्लोज हुआ, क्लोज हुआ, इमेजिनरी हुआ, अपने तरफ से लाए, बट क्लोज नहीं हुआ। इसलिए अगर मुझे कोई, ये मान लो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, गोली आवेश है छोटी सी, तो आप अगर सोचो एक स्फीयर लेकर के आए, सोचो इस स्फीयर से ये आर दूरी होगी, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, जो कि रेडियस है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है सर, हाँ, बाहर भी अगर कोई होगा, ठीक, बाहर भी तो रहेगा ये, तो बाहर भी आर डिस्टेंस पर ही सरफेस होगा, ये सिमेट्रिकल है। तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, रिमेंबर, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, और लाठी चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर हुआ? चलो, गॉसियन सरफेस के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपका आता है यूज ऑफ गॉस लॉ या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यूज ऑफ गॉस लॉ, सिमेट्रिक कंटीन्यूअस चार्ज बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे किसी पॉइंट पर पता करनी हो, देखो पॉइंट चार्ज के लिए इतना काफी है, बट अगर मुझे कंटीन्यूअस चार्ज बॉडीज हो, कंटीन्यूअस चार्ज बॉडीज हो, सतत आवेश वितरण पढ़ाया गया था, है ना,
तो अगर कोई आपका जो आवेश है वो सतत रूप से वितरित है, सतत रूप से कंटिन्यूअस रूप से फैला है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पता करनी है, तो सबसे आसान जो नियम है वो कौन सा नियम है? गॉस का नियम। उसको यूज करके हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस लॉ कैसे निकालते हैं, वो भी किसी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज से। तो जो आपकी हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, आप हेडिंग डाल दीजिए सब लोग कि यूज ऑफ गॉस लॉ, यूज ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, या आप क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और इसमें क्या अनुप्रयोग याद रखना है, हमें क्या चीज याद रखनी है, वो सबसे जरूरी चीज है कि भाई गॉस लॉ, क्या गॉसियन सरफेस क्लियर है सबको? क्लियर है, प्रॉपर्टी सारी याद हो गई गॉसियन सरफेस की। जो सबसे लास्ट में नहीं लिखा वो क्या था, सबसे लास्ट में सर गॉसियन सरफेस जीएस वहां से पास करे, वहां से पास करे मतलब गुजरे, वहां से पास करना चाहिए कहां से पास करना चाहिए? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो। क्लियर, वहां से पास करना चाहिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो। ओके, ये सारी सबसे खास चीज बेटा, इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये चीज बताया गया है, क्लोज क्यों चार्ज या चार्ज बॉडीज को कवर करता है। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जानते हैं। केवल एक एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है भाई, इसको अप्लाई कब करते हैं गॉस लॉ वगैरह, चाहे जैसे अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल, और हम खास करके अप्लाई करते हैं इसको लिए फॉर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज, सतत आवेश वितरित वस्तुओं में, जिसमें ऐसी वस्तुओं में जहां पर आवेश कंटिन्यूअस चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सतत आवेश वितरण वाले ऑब्जेक्ट्स में, सतत आवेश वितरण वाली वस्तुओं में इसका यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज में। और किस लिए यूज करते हैं भाई, नाम है यूज ऑफ गॉस लॉ। तो हम इसको यूज कहाँ करते हैं वो तो हम जान गए, बट किस लिए यूज करते हैं? तो यूज करते हैं डीए, सोचो जो भी आपने बॉडी लिया, जो भी आपने जिस पॉइंट पे लिया है वहां पर कोई आपने गॉसियन सरफेस लिया, और उस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स पास करने वाला पता कर लीजिए, है ना, जो कि होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके कंपेरिजन E डॉट DA से करा दीजिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि फाई E का दो फार्मूला, E डॉट DA और दूसरा है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, अरे हमारा तो E डॉट DA इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल DA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला हम यूज करेंगे किसी भी डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सारे DA को जोड़ लेंगे और सारे DA उन DA को जोड़ा जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, केवल वहां का, जहां ये परपेंडिकुलर होंगे वहां तो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा, E डॉट DA, E DA cos 90 की वैल्यू 0। तो जहां E DA 90 डिग्री पर होंगे वहां हम इसको ऐड नहीं करेंगे, बाकी हमारा सारा DA ऐड होगा। वो सारा DA ऐड होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर DA के ना हो। ये कौन सा DA है, ये वो DA है, ये वो DA है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ना हो, ये वो DA है। और उस DA का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सारा DA जोड़ लेते हैं और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देते हैं, हमारा फार्मूला आ जाता है। तो सतत आवेश वितरण वाली वस्तुओं में इसका उपयोग करते हैं। सेकंड चीज क्या करते हैं, किस लिए? टू फाइंड, पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फ्रॉम दीज बॉडीज। समझ में आया? किसी भी पॉइंट पर थोड़े से दूर जाकर के अगर हमें पता करना हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें जो सबसे पहला आपका हेडिंग है क्या है, आइए देखते हैं। वो लिखा रहेगा किनारे, वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो उतार चुके होंगे आई होप, ये जो मैंने लिखा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला है एक समान आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज, एक समान आवेशित लंबे सीधे लॉन्ग है, लंबे सीधे, और लंबे कितना लंबे लेंगे, किताबें लिखती हैं अनंत लंबे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग अनंत लंबे सीधे तार के निकट
निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसके कारण कितना होगा, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो हमने लिखा है हेडिंग है अनंत लंबा सीधा तार हो और वो एक समान आवेशित हो, ये इतना बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये उतार चुके हैं, कहीं साइड में उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसको कहीं अलग से उतार लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, बट यूज हम इसी का लेंगे। ये इतना कहीं हम अभी साइड में लिख देते हैं। क्या यूज लेने वाले हैं हम? यूज लेने वाले हैं E इंटीग्रल dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतने का यूज लेने वाले हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, तो जो जो कहा गया है उन सबको हम कंप्लीट करते हैं। और उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहला एक समान आवेशित अनंत लंबे सीधे तार, अनंत लंबे, एक बढ़िया अच्छा खासा तार अनंत लंबे के लिए ऐसे ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है, ये अनंत लंबे के लिए। और एक समान आवेशित, सबको मैं पॉजिटिव कर दूं, नेगेटिव, जिंदगी में पॉजिटिव ही रहना, पॉजिटिव कर देते हैं अरे पॉजिटिव ही लेना। अच्छा, इसमें आपको एक चार्ज डेंसिटी पढ़ाई गई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज केवल रेखा में हो, लाइन में हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, जो होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हमारा यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई। अब क्या करना है, एक समान आवेशित लंबे सीधे तार के निकट, इसके निकट तो सर निकट जाओ, इसके थोड़ा सा नियर किसी पॉइंट पर हम चलते हैं, आर डिस्टेंस ले लेते हैं, और इस आर डिस्टेंस पर कहीं पॉइंट P है, जहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कवर करना है की बात आ गई, गॉसियन सरफेस वगैरह की बात आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई एक गॉसियन सरफेस लोगे जिससे इसको पॉइंट P को क्रॉस करता हुआ, गॉसियन सरफेस वहां से गुजरता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी होती है। यहाँ सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस बताया था थोड़ी देर पहले, सिलेंडर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लेते हैं भाई। अच्छा, इनफाइनाइट क्या चीज़ है, इनफाइनाइट के बारे में जान लो एक मिनट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि अगर वायर बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है आर की कंपेरिजन में, तो इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है। वाकई में अनंत लंबी तार नहीं होती है भाई, आर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, और आप एकदम पास से देख रहे हो वायर को, तो आप ऊपर भी आँख करोगे तो भी बहुत ज़्यादा दिखेगी, नीचे आँख करोगे तो भी बहुत ज़्यादा दिखेगी, बात समझ रहे। तो इनफाइनाइट रियलिटी में नहीं है, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। जैसे 11th में पढ़ा जाता है रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ रुकी नहीं है, सब चीज़ चल रही है ना, पढ़ा होगा शायद। तो ऐसे ही इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म हियर, 11th करना याद दिलाइए सर। गुस्सा लग गई, कोई बात नहीं, कंट्रोल बेटा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सरफेस लेते हैं, और वो सरफेस इसको बढ़िया घुमा के अच्छे से चारों तरफ से कवर करता हुआ जाए, वो सिलेंडर ही होगा, यस वो सिलेंडर ही होगा। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को ले लेते हैं जो ये कवर करने वाला है भाई, ये, अरे मेरा तो P से पास करने के दूर P को छुआ ही नहीं, ये लीजिए P को छू लिया, क्रॉस कर गया, एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर बना लेते हैं, और इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम, ये हो गया आपका सिलेंडर। ये रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर ही होगी, है ना, ये भी रेडियस कितना होगा, एक आर ही होगी, और ये भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगी। तो ये आपने क्या किया है, 3D तो है, और साथ ही साथ क्या है, इमेजिनरी भी है, हमने अपनी तरफ से बनाया है। ये थोड़ी कि कोई तार ले लो, उसमें चार्ज ले लो तो उसमें स्फीयर लटक जाता है ना, इमेजिनरी भी है, और चार्ज बॉडीज को कवर कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या, इसके बारे में और कुछ, हाँ, इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं कि कितना लंबा हमने लिया है। तार तो बहुत लंबा है, हमने अपना जो स्पेयर लिया है वो जो ये लिया है, इसकी लेंथ, हाइट जिसे कह सकते हो, आप मान सकते हो कि हमने L लेंथ का, एक L हाइट का कोई ये लिया है, ठीक है। तो 3D भी है, इमेजिनरी भी है, कवर कर रहा है, सिमेट्री भी है भाई, सिमेट्री नहीं है क्या, चेक करो, सिमेट्री है, यस, सब जगह से देखो, आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस दिख रहा है ना, इमेजिन करो, सरफेस आगे आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
तो आर डिस्टेंस पर यहाँ है, तो क्लियर है। सिमेट्री भी है, एरिया पता है अच्छे से, अरे भाई एरिया पता है, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, है ना। तो एरिया भी हमें पता है सर, अरे वाह क्या सरफेस बनाया गया। तो इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इकट्ठा एक साथ तो बता नहीं पाओगे, टेक्निक क्या है, ई डॉट ई इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उसका यूज लेकर के करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि फ्लक्स कहाँ से निकलेगा। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट डी ए बोला है ना, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ से है यहाँ पर डी ए ले लो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी सोचो, क्या ये प्लस वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर और माइनस, प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी और ऐसे होगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, है ना, जो भी कर्व सरफेस है उस पर ऐसे होगी। तो वो बाहर परपेंडिकुलर आ रही है। यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा सर, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे कि आप सारी जगह से यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ऊपर वाले से जो फ्लैट सरफेस है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहां से वहां तो वहां भी इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर, अरे वो तो फ्लैट है, वो क्या है, फ्लैट है, जैसे कि ये देखो ये फ्लैट है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट 3D है तो आउटसाइड टू द सरफेस। तो सरफेस के बाहर हो और परपेंडिकुलर हो, तो क्या वो ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, बैठो ऊपर, ऊपर बैठो, देखो ऊपर बैठो, ऊपर देखो, हो गया एरिया वेक्टर। तो ये हो गया आपका डी ए, और इस हिसाब से आपका एरिया वेक्टर यहाँ कितना एंगल, कितना डिग्री एंगल है, 90, मैंने पहले बताया था वहां पर याद आया कुछ कुछ। अच्छा सर एक फ्लैट सरफेस और छूट रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कोई भी डीए ले लो, छोटा सा डीए ले लिया आपने, यहाँ पर डीए वेक्टर कैसा होगा, ऊपर के नीचे कि अंदर के बाहर, ये तो क्लोज है, ये क्लोज है, ये उधर है, उधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डीए नीचे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली गई। तो अभी भी कितने डिग्री पर हैं ये दोनों, 90 डिग्री पर हैं। तो इनको पोजीशन में दे देता हूँ 1, 2 एंड 3। आपको क्लियर है कि फॉर पोजीशन 2 एंड 3 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, फॉर पोजीशन स्थिति 2 व 3 के लिए, फॉर पोजीशन 2 एंड 3 थीटा इज 90 सिंस फ्लक्स इज 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इससे मतलब क्या पता चला यहाँ पर, फ्लक्स ओनली पासेस फ्रॉम द कर्व सरफेस, केवल वक्रीय तलों से ही पास कर रहा है। फ्लक्स केवल वक्रीय तल से गुजरेगा, वक्रीय तल से गुजरेगा, गुजरता है या गुजरेगा, ठीक है, फ्लक्स केवल वक्रीय तल से गुजरेगा। तो लगा देते हैं हम लोग फार्मूला, चलो सब लोग देखो ध्यान से, ई छोटा सा फ्लक्स, उस डीए से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स, ठीक है, कितना होगा सब लोग देखो, या फिर डायरेक्ट उस फार्मूला का यूज कर लो, फिलहाल कर लेते हैं, है ना। स्मॉल एलिमेंट डीए से सूक्ष्म अवयव, स्मॉल एलिमेंट सूक्ष्म अवयव स्मॉल एलिमेंट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम डीए, अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, डी ए, सर डी ए बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, और ई डी ए में एंगल कितना है, ई डी ए कॉस 0 इम्प्लॉइज ई डी ए ओनली, छोटा सा डी फाई, टोटल निकाला, क्योंकि इन दोनों की तरफ पोजीशन 2 और 3 में थीटा कितना डिग्री आ रहा है, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। और खुद भी फील करो तो यहाँ फ्लक्स लेट के जा रही है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर क्रॉस नहीं कर रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं पास, लेट के जा रही हैं, लाई कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो डी फाई बराबर आपके पास आ गया ई डी ए। तो आपको फ्लक्स बताना है, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कहाँ से गुजर रहा है, फ्लक्स केवल वक्रीय तल से ही गुजरेगा। तो कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। तो यहाँ से फाई टोटल या फाई नेट जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रल डी ए। कौन सा सरफेस, केवल कर्व सरफेस का लेना है, केवल वक्रीय तल का वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच,
आपने h कितना ले रखा है l, तो आपके पास हो जाएगा E इंटू 2πr_l। क्लियर है, इंटू 2πr_l। ये हो गया आपका पहला टोटल फ्लक्स, इक्वेशन 1 ले लिया हमने। लेकिन गॉस ने क्या बताया, अगर आपने कोई चार्ज बॉडी ली, कोई चार्ज लिया और वो क्लोज है, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है उस क्लोज बॉडी से, Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स का गॉस के नियम से, परंतु गॉस के नियम से, बट फ्रॉम गॉस लॉ, परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फ्लक्स जो टोटल होता है वो होता है Q/ε0। तो ये भी तो फ्लक्स ही है, ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी टोटल फ्लक्स है। देखो पहुंच गए वहां पर डायरेक्ट, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, तो दोनों को इक्वल कर दो, दोनों टोटल फ्लक्स ही है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करने पर आपको मिलेगा E इंटू 2πr_l इक्वल टू Q/ε0। बट सर यहाँ Q कहाँ से आ गया, हमें तो Q कभी पता ही नहीं चला, हमें तो Q कभी बताया ही नहीं गया, Q कहाँ से आ गया, टपक पड़ा तो नहीं आया, नहीं पता ना, तो हटा दो। Q नहीं पता तो हटा दो। सोचो Q को हटाने का क्या टेक्निक है, सर हम जानते हैं लेमडा दिया है हमें, लेमडा का यूज ले लें। लेमडा इक्वल टू होता है Q/L। सर Q को हटाने का टेक्निक मिल गया, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे L लेमडा या लेमडा L, तो जहाँ Q है वहाँ क्या रख सकते हो, लेमडा L, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2πr_l इक्वल टू लेमडा L/ε0। L से L उड़ गया, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास E इंटू 2πr इक्वल टू लेमडा/ε0। यहाँ से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लेमडा/r, या आप इसे कह सकते हैं, आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, वरना आप चाहो तो ये मत याद करिए, आपके लिए थोड़ा इजी बना देते हैं। अगर सोचो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो नीचे भी 2 से कराना पड़ेगा, वो 2:2 को क्या बना देगा, 4, है ना, वो 2:2 को क्या बना देगा, 4 बना देगा, और 1/4πε0 आल्सो नोन एज फॉर शॉर्टकट K। तो आपका जो फाइनल फार्मूला आ गया E इक्वल टू 2 तो है ही, 1/4πε0 की जगह पर K साथ में है लेमडा/r, ये आ गई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट वो लिखा है इंटीग्रल E.dA, देख लो एक बार, शॉर्टकट भी देख लो थोड़ा सा यहाँ पर, E इंटीग्रल dA इक्वल टू Q पता ही नहीं है तो हो जाएगा लेमडा L/ε0। इंटीग्रल dA कहाँ से गुजर रहा है, सर ना तो पोजीशन 2 से गुजर रहा है, ना पोजीशन 3 से, केवल पास हो रहा है ओनली पोजीशन 1 से, पोजीशन 1 ओनली फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए dA क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr_l, तो हो जाएगा E इंटू 2πr_l इक्वल टू लेमडा L/ε0। L से L कट गया, E इक्वल टू डायरेक्ट आया 1/2πε0 इंटू लेमडा/r। अरे यही तो आया, क्यों परेशान होते हो, आसान है, उतार लीजिए, ठीक है, ओके।